गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आंसर पर, एग्रोनॉमी के एमसीक्यू पर। पर्टिकुलर जो अपनी फील्ड क्रॉप्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह सेम ही पैटर्न, क्वेश्चन बताने के बाद थोड़ा टाइम आपको मिलेगा अपना आंसर देने के लिए। आप क्विकली आंसर कीजिए, क्योंकि अगर आंसर में आप टाइम लगाते हैं तो अपना लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए आपको आंसर देने के लिए कम टाइम मिलता है। जिसको आता है वो तो तुरंत आंसर दे देगा, जिसको नहीं आता है उसको आंसर सोचने से भी ज़्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि मैथमेटिकली अपने यहाँ क्वेश्चन नहीं है। कोई एक आधा हल्का फुल्का कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो अपने उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन फ्लाविंग इज इनकरेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा जोड़ा है वो गलत है। यानी एक तरह से कौन सा जो प्रोसेस जनरली, कौन सी प्रक्रिया है वो नहीं, कौन सी क्रॉप के साथ संबंधित है। यानी कौन सी जो मतलब एक तरह से टर्म है वो कौन सी क्रॉप के साथ से रिलेटेड है। तो उसमें से अपने को राइट आंसर देना है। जैसे वीट में पिकिंग, जूट में रेटिंग, ग्राउंडनट में पेगिंग और मेज में टेस्लिंग। तो इनमें से एक जो है सेंटेंस या फिर एक जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, कौन सा है हम डिस्कस कर लेते हैं। आप आंसर दे दीजिए फटाफट, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे मैं बात करूं जूट की, तो जो जूट होती है उससे अपने जो फाइबर अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को अपने रेटिंग बोलते हैं। तो ये तो सही है, रेटिंग तो ये तो राइट आंसर है, मतलब ये तो राइट आंसर क्या, सॉरी, राइट है ये स्टेटमेंट तो। दूसरा अपना है पेगिंग। देखो पेगिंग क्या होता है, जो ग्राउंड नट मूंगफली है उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवेरी होती है वो पेग बन के क्या करती है, मतलब बिलो द ग्राउंड चली जाती है और वहां जाके उसके अंदर फ्रूट डेवलप होता है। तो ये जो होती है, ये यहाँ पे जैसे ये सुई निकल रही है इसको पैग बोलते हैं, ठीक है। और ये जब प्रक्रिया होती है तो इसको पैगिंग बोला जाता है। तो ग्राउंडनट में पैगिंग होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अभी पैगिंग होती होती है, ठीक है। तो जनरली पैगिंग आपको देखने को मिलती है 60 डेज, यानी 55 से 60 डेज के बाद देखने को मिलती है। इसलिए जनरली अपने क्या करते हैं, इन दिनों के बाद यानी 55 टू 60 डेज से पहले पहले इंटरकल्चर ऑपरेशन करने होते हैं वो कर लेते हैं, जैसे वीड वगैरह जो भी अपने को निकालना है। उसके बाद नहीं करेंगे पैग डेवलप होने के बाद। उसके बाद अगर आप वीडिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पैग टूट जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तो इनके थ्रू ही यहाँ पे नीचे होना है, क्योंकि जो ग्राउंड नट होता है उसमें अंडरग्राउंड फ्रूट डेवलप होता है, इसीलिए तो इसका नाम एरिकस हाइपोजिया, हाइपोजिया मतलब बिलो द ग्राउंड है ना, तो इसीलिए इसका नाम हाइपोजिया है। तो पैगिंग वाला भी स्टेटमेंट ठीक है, इसमें तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है। तीसरा अपने था यहाँ पे जैसे टासलिंग दिया मेज में। देखो मेज में जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको टेसल बोलते हैं, और फीमेल जो होता है उसको अपने सिल्क बोलते हैं। तो जब मेल इन्फ्लोरेसेंस आता है तब अपने उसको टेसलिंग बोलते हैं, और जब फीमेल आता है तब उसको अपने सिल्किंग बोलते हैं। इसका मतलब मेज में टेसलिंग होती है, तो ये भी ठीक है। लेकिन वीट में पिकिंग नहीं होती, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो कितने स्टूडेंट ने ए राइट दिया है, जिन्होंने ए आंसर दिया है उन सबका राइट है। नेक्स्ट देखो एक इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आरआरबीएसओ की जो पोस्ट आई हुई है, उसका जो ऑनलाइन कोर्स है वो हमारी जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन एग्रीकल्चर, या फिर मैं बात करूं कि जो वेबसाइट है ऑनलाइन एग्रीकल्चर वेबसाइट भी है और ऐप भी है, दोनों में सेम ही फॉर्मेट है, कोई इशू नहीं है। आप वेब भी रन कर सकते हैं और आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्रीकल्चर। यहाँ पर आरआरबीएसओ का हम कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। यहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर का है, ठीक है। उसके अलावा जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उन पर अपने डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अपने जैसे करंट अफेयर आते हैं उनका अपने जरूर डिस्कस करेंगे, और सिलेक्टिव जो है उनका मतलब डिस्कस करेंगे, और उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी मीडियम का कोर्स परचेज कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम का कोर्स परचेज कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए जो नंबर है उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और 3 to 5 जुलाई के बीच में ऑफर भी है, इसके अंदर 25% का
टोटल फीस है 4000 और 5 जुलाई तक अगर इसको कोई परचेज करता है तो इसमें 25% लेस हो जाएगा। ठीक है, तो RRBSO आपको पता ही होगा, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और आप लोगों को जो लोग तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की तो उनको तो सबको पता लग ही गया होगा। तो अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारी वेबसाइट www.onlineagriculture.org पर विजिट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो ऐप है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे RRBSO ही नहीं, और भी जो एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब की प्रिपरेशन करवाया जाता है। हिंदी मीडियम के लिए अलग कोर्स है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग कोर्स है। जब आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर वेबसाइट विजिट कर रहे हैं या फिर ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है उसमें, या किसी तरह का मतलब कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट करके उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, नोरिन 10 जीन की खोज किसने की थी? नोरिन 10 डिस्कवर्ड बाय, देखो नोरिन 10 किसने खोजा था ना। अब देखो नोरिन 10 ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा एक सीधा सा आंसर जाता है जब अपने नोरिन 10 पूछा जाता है, तो वो आंसर क्या जाता है मैं आपको बताऊंगा बाद में भी। अपने नोरिन 10 नाम आते ही कौन से साइंटिस्ट से जोड़ देते हैं, लेकिन पहले आप सिर्फ क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। नोरिन 10 डिस्कवर्ड बाय, नोरिन 10 किसने खोजा था? देखो नॉरिंगटन का पहला ऑप्शन है भी, खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने किया था उसमें, स्वामीनाथन। बी है एनी बोरलॉग, और ऑप्शन सी विलियम गॉड, और ऑप्शन डी है गोंजिरा इंजुकी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है बताइए आप। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बता देता हूं तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। अगर किसी को आता है तो पहले फटाफट आंसर दीजिए, अभी आपका टाइम है आंसर देने का। ठीक है, देखो नॉरिंगटन के बारे में बात करें। In 1935, the work of Japanese scientist Gonjiro Injuka to cross a semi-dwarf Japanese wheat landrace with two American varieties result in an improved semi-dwarf variety known as Norintan। सबसे पहले जापानीज साइंटिस्ट ने 1935 में, इनका नाम था गोंजिरो इंजुकी। इन्होंने जो जापानीज वैरायटी थी उसका दो अमेरिकन वैरायटियों के साथ क्रॉस कराया और सेमी वैरायटी डेवलप की थी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी, सॉरी सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की थी, अर्धबोनी किस्म डेवलप की थी, वो थी नोरिन 10। तो नोरिन 10 की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? गोंजिरो इंजुका ने की थी। ठीक है, अपना सीधा सीधा आंसर जाता है एन बोरलॉग जाता है, क्योंकि वो ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए थे, और जो नोरिन 10 है उसका जो कमर्शियलाइजेशन हुआ था वो एनी बोरलॉग के थ्रू हुआ था, इसलिए अपने को लगता है कि एनी बोरलॉग ने इसकी डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी गोंजिरो इंजुकी ने 1935 में की थी। आगे की इसकी अपनी कहानी देखो। ये जो वैरायटी थी ये जनरली क्या थी, मतलब बोनी थी। इसकी हाइट जैसे औरों की 150 सेंटीमीटर थी, 150 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट लगभग थी 60 टू 110 सेंटीमीटर, यानी 60 से 110 सेंटीमीटर थी। इसके पीछे कौन से जीन काम कर रहे थे? RH1 और RH2 कर रहे थे। ठीक है, तो ये नोरिन 10 में प्रेजेंट थे, RH1 और RH2, जिसकी वजह से इसका साइज 150 की बजाय 60 से 110 सेंटीमीटर था। ये गोंजिरा इंजुका, जो इंजुका था उनका कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद अपने बात करें, फिर उसके बाद 1940 के दशक में ऑरविल वोगेल एट वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी यूज नोरिन 10 टू हेल्प प्रोड्यूस हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ विंटर व्हीट वेराइटीज। अब जो अपने ऑरविल वोगेल थे उन्होंने क्या किया, नोरिन 10 को यूज करते हुए कुछ जो विंटर की वेराइटियां हैं, सर्दियों की जो गेहूं की वेराइटियां हैं वो डेवलप की, सेमी ड्वार्फ और हाई यील्डिंग ज्यादा उपज देने वाली किस्में डेवलप की थी। तो उसके बाद यूज किया था ऑरविल वोगेल ने। उसके बाद देखो इवेंचुअली वोगल्स वेराइटी एंड एंडेड अप इन द हैंड ऑफ एन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। जो वोगल की वेराइटियां थी वो नॉर्मन बोरलॉग के हाथ में आई। ठीक है, और इन्होंने इस पर काम करते हुए क्या किया, इसको रस्ट रेसिस्टेंट भी बना दिया, यानी रोली प्रतिरोधी बना दिया, और मैक्सिको के अंदर इस पर रिसर्च किया था। और इसके बाद इन्होंने इसका खूब जो है वो कमर्शियलाइजेशन किया, और वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन है वो मतलब डेवलप, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी वहां पे मैक्सिको के अंदर। यानी जो नोरिन 10 है उसको यूज करते हुए जो प्रोडक्शन था उसको खूब इंक्रीज किया गया। अब नोरिन 10 थी वो ड्वार्फ भी होगी, हाई यील्डिंग भी होगी और रस्ट रेसिस्टेंट भी होगी।
तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री है। तो जब डिस्कवरी की खोज आए तो गोंजिरो इंजुकी ने किया था, और इसमें जो नोरिन 10 है उससे रस्ट रेसिस्टेंट जो विकसित किया था वो एनी बोरलॉग ने किया था, और इसका जो कमर्शियलाइजेशन है या पूरे विश्व में इसको एक्सपोज किया था वो एनी बोरलॉग ने किया था। इसलिए हम नोरिन 10 का नाम आते ही एनी बोरलॉग से जोड़ देते हैं। लेकिन जब डिस्कवरी की बात आ जाए तो आपको राइट आंसर क्या देना है, गोंजिरो इंजुका देना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा दूसरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक क्षारीय सहनशील किस्में है, सहनशील फसल है, सॉरी, विच वन इज हाईली एल्केलाइन टॉलरेंट क्रॉप्स। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एल्केनिटी को सहन कर सकती है, क्षारीयता को सहन कर सकती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए है ऑप्शन अपना बार्ले यानी जौ, बी ऑप्शन है अपना कुकर बीट्स यानी कद्दू वर्गीय, सी ऑप्शन है अपना व्हीट यानी गेहूं, और डी ऑप्शन है अपना मिलेट यानी बाजरा। तो आपको पता ही है इनमें से सबसे ज्यादा जो एल्केलाइन सॉइल के लिए टॉलरेंट है वो अपना राइट आंसर, आपने आंसर दे दिया होगा, अब तक नहीं दिया तो फटाफट आंसर दे दीजिए आप। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूं, यहां पर राइट आंसर है ए यानी बार्ले। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, वैसे एग्रोनॉमी क्रॉप में जो रेसिस्टेंट है मतलब सस्य विज्ञान की फसलों में या फील्ड क्रॉप में सबसे ज्यादा जो एल्केलाइन सॉइल के लिए टॉलरेंट है वो बार्ले है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अदसली शुगर केन क्रॉप प्लांटेड ड्यूरिंग द मंथ। अदसली जो फसल होती है यानी जो 18 महीने की फसल होती है, 18 महीने की जो गन्ने की फसल है उसको अदसली बोल देते हैं, और 12 महीने की उसको अपने इकसली बोल देते हैं। तो अदसली जो मतलब क्रॉप है उसकी अपने प्लांटिंग रोपाई कब करते हैं, अदसली गन्ने की रोपाई कब की जाती है। पीछे जो क्विज चल रही थी उसमें किसी स्टूडेंट का मतलब था, मतलब बोला भी ये इंग्लिश में हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्वेश्चन आपको साथ में हिंदी में भी तो बता रहा हूँ, बहुत सिंपल इंग्लिश है, यहाँ कोई लंबी चौड़ी नहीं। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से ये कंफर्ट होना चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो डरिए मत, इंग्लिश से बगैर इंग्लिश के आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदी में स्कोप नहीं है, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्स होते हैं बीएससी के बाद, मोस्ट ऑफ, सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो या तो आपको इंग्लिश में मिलेंगे या बाईलिंगुअल मिलते हैं। ठीक है, प्योर हिंदी में बहुत कम एग्जाम देखने को मिलते हैं। आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम की तैयारी करें, वो हो सकता है हिंदी का, लेकिन बहुत सारे एग्जाम है या तो बाईलिंगुअल होते हैं या इंग्लिश मीडियम के होते हैं, थोड़ा इंग्लिश में आपकी कमांड होनी चाहिए। तो अपना क्वेश्चन था भी जो अदसली क्रॉप है उसकी प्लांटिंग कब की जाती है, खेत में कब लगाते हैं। ए ऑप्शन है फरवरी से मई के बीच में लगाते हो, ऑप्शन बी है दिसंबर टू जनवरी में प्लांटिंग करते हैं, सी ऑप्शन है जनवरी टू अप्रैल में प्लांटिंग करते हैं, और डी ऑप्शन है जुलाई टू अगस्त के अंदर आप प्लांटिंग करते हैं। तो इनमें से कौन सा जो आंसर है वो राइट है, जिसको आता है तुरंत फटाफट आंसर दीजिए। ए बी सी डी कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ, उससे आपका आंसर भी सामने आ जाएगा। ठीक है, जिसको आंसर देना है फटाफट दे दीजिए। अब देखिए आप देखो, अगर शुगर केन की प्लांटिंग अपने दिसंबर से फरवरी में करते हैं, दिसंबर टू फरवरी, शुगर केन planting is done in December to February for the 12-month crop which is called इक्सली। अगर आप दिसंबर से फरवरी में प्लांटिंग कर रहे हैं तो 12 महीने की फसल होगी, उसको इक्सली बोलेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे इक्सली तो नहीं पूछा, अदसली पूछा था। अगर अपने बात करें इफ अक्टूबर नवंबर, अगर अपने अक्टूबर नवंबर में प्लांटिंग करते हैं देन ये क्रॉप क्या होगी, 15 टू 16 मंथ की होगी, 15 से 16 महीने की क्रॉप हो जाएगी। इसको अपने क्या बोलेंगे, प्री सीजनल क्रॉप्स बोलेंगे, प्री सीजनल क्रॉप बोला जाता है। ठीक है, जो अक्टूबर नवंबर में प्लांटिंग की जाती है। दूसरे टाइप की आपकी क्लियर होगी। अब चलते हैं अपने तीसरे टाइप की, इफ वी प्लांटिंग इन जुलाई टू अगस्त, अगर हम प्लांटिंग जुलाई टू अगस्त में करते हैं तब ये क्रॉप 18 मंथ की होगी, 18 महीने की होगी, तब अपने इसको अदसली बोल देंगे। तो ये आपका राइट आंसर यहां पर निकल के आ गया, जुलाई टू अगस्त। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, सुपर राइस के जनक किसे कहते हैं। जो सुपर राइस है, जनरली सुपर राइस है क्या, देखो जो लोकल वेराइटी है उनके कंपैरिजन में अगर जो प्रोडक्शन है वो 1.5 गुना 1.5 टाइम ज्यादा होता है तो अपने उसको सुपर राइस, ऐसा ही सुपर व्हीट भी होता है। तो सुपर राइस से प्रोडक्शन ज्यादा हुआ जिससे फूड सिक्योरिटी मिली ना, मतलब उत्पादन बढ़ा इससे। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, जिसने डिस्कवरी की थी उसको ही अपने फादर ऑफ सुपर राइस बोलते हैं। तो यहाँ अपने बात करें ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन है अपना इंगो पोट्रिकस,
बी ऑप्शन है योन लोंगपिंग, और ऑप्शन सी है डॉक्टर के एल चड्डा, और ऑप्शन डी है जीएस खुश, गुरुदेव सिंह खुश। तो इन चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिए, ए बी सी डी कौन सा राइट है? सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सुपर राइस scientists at the Cuttack based Central Rice Research Institute has developed high yielding variety of rice called लूनसिरी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सुपर राइस वैरायटी कौन सी है, तो लूनसिरी है। ठीक है, इसके अंदर फर्टिलाइजर कम चाहिए और ये सेलेनिटी के लिए, मतलब जो लवणीय मृदा है उनके लिए बहुत ज्यादा सहनशील, मतलब प्रतिरोधी है, रेसिस्टेंट है। ठीक है, और दाना होता है वो लंबा होता है, जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ये था सुपर राइस। लोकल वेराइटियों के कंपैरिजन में इसका जो प्रोडक्शन था वो 1.5 गुना भी ज्यादा था। तो एक कई बार आपसे सुपर राइस की वैरायटी पूछ ले तो आप बताओगे लूनसिरी। कहां से डेवलप हुआ? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, उड़ीसा से। डेवलप किसने किया था? उन्हीं को अपने फादर ऑफ सुपर राइस बोलेंगे। तो अब देखो, मैं आपको यहाँ पे और ऑप्शन है वो भी साथ में क्लियर कर दूंगा। देखो, सुपर राइस जो डेवलप किया था वो डॉक्टर जीएस खुश ने, गुरुदेव सिंह खुश ने। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और उसके अलावा जैसे गोल्डन राइस है जिसमें हाई कैरोटीन कंटेंट होता है, अबाउट 37%, मतलब 37% के आसपास जिसमें कैरोटीन होता है, इस वजह से उसका कुछ कलर येलो होता है, मतलब कलर येलो दिखता है, इसलिए उसको गोल्डन राइस या सुनहरी चावल बोलते हैं। ये डेवलप किया था इंगो पोट्रिकस ने, डेवलप किया था, जो हमने यहाँ ऑप्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन नहीं था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। हाइब्रिड राइस सबसे पहले चाइना में डेवलप किया गया था और ये डेवलप किया था योंग लोंगपिंग ने किया था। तो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस है वो योंग लोंगपिंग को कहते हैं। डॉक्टर के एल चड्डा, ये अपने हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है ना। फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन जिनको बोला जाता है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर के भी राइटर है। ठीक है, और उसके अलावा इनका जो हॉर्टिकल्चर के अंदर है कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, नेशनल साइंटिस्ट की इनको उपाधि प्रदान है, तो इनका तो बहुत बड़ा रोल है। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के अंदर नेक्स्ट अपने बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ, अब कैलकुलेशन वाली बात है, ये देखते हैं कितने लोग राइट करते हैं यहाँ पे। When 10 kg 2,4-D is mixed in 1000 liter water will give concentration। अगर हम 1000 लीटर पानी में 10 किलो 2,4-D डालते हैं, पानी कितना है? 1000 लीटर, और उसमें 2,4-D कितना डालते हैं? 10 किलो, तो वो कितने पीपीएम का कॉन्सेंट्रेशन होगा? ये बताइए आप फटाफट। ऑप्शन ए है 100 पीपीएम, ऑप्शन बी है 10,000 पीपीएम, ऑप्शन सी है 1000 पीपीएम, और ऑप्शन डी है 1,00,000 पीपीएम। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा है बताइए फटाफट। कैलकुलेशन भी करोगे तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। सबसे पहले तो आपको पीपीएम का पता होना चाहिए। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख में से भाग, जैसे परसेंट 100 में से भाग, वैसे ही पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख में से भाग। तो बस कैलकुलेट कर दो, मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई दी है। देखो सिंपली आपने क्या किया, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1000 लीटर पानी में आपने यूज किया 10 kg 2,4-D। कितना किया? 10 kg। 1000 लीटर में, लीटर और केजी यूनिट बराबर है। वैसे लीटर और केजी क्या होते हैं? पानी के आधार, पानी के बेस पर होते हैं। ठीक है, तो लीटर और केजी की तुलना करते हैं अपने, तब ये बराबरी होते हैं। ऐसा नहीं है छोटा बड़ा, वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर घी की डेंसिटी कम है तो लीटर का वजन करोगे तो कम आएगा। अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है फिर आप उसको तोलोगे तो वजन ज्यादा आएगा। लेकिन पानी लीटर में भरकर तोलोगे तो वो 1 लीटर 1 किलो ही होगा हमेशा, 1000 ml 1000 ग्राम ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। हाँ, कोई घी काम में ले रहे हैं या पारा काम में ले रहे हैं तो ये बड़ा छोटा हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मिल्क जो होता है जी, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.028 से लेकर 1.032 तक होती है। इसका मतलब जब आपने 1 लीटर में दूध भरा तो उसका वजन 1028 ग्राम से 1032 ग्राम तक आ गया ना वजन। और अगर इसी लीटर में आप घी भरते तो घी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.9 है, यानी आप 1 लीटर में भर के तोलते तो 900 ग्राम ही आता। तो यहाँ कम भी हो सकता है, ज्यादा। हम कंपेयर हमेशा पानी से करते हैं। तो 1000 में से 10 है, क्योंकि लीटर को किसके साथ? केजी के साथ अपने कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इसको इक्वल मान सकते हैं। तो 1000 में कितना है? 10 किलो है। तो एक में कितना होगा भाई?
1000 में 10 है, तो 1 में मात्रा कितनी होगी? 10/1000। ये तो आप तीसरी चौथी से ही कर रहे होंगे कैलकुलेशन, ये चीज। अब पीपीएम क्या मतलब होता है? 10 लाख में से बात, 1 में से इतना है तो 10 लाख में से कितना होगा? 10 लाख में जीरो कितने होते हैं? ये तो ध्यान है ना, मिलियन में। ये जी, ये हो गया मिलियन अपना। तो अब देखो यहाँ पे अपने बस ये इस तरह से कैलकुलेट कर देना है। 1 में इतना था तो 10 लाख में से कितना था, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 6 जीरो थे, ये लो जी। यहाँ इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को अपने काट देते हैं। अब पीछे कितना बचा? 3 तो ये इसके पास वाले बच गए, एक 10 वाला बच गया। ये कितना आया अपना आंसर? 10,000। तो ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10,000 पीपीएम। तो बहुत आसान फॉर्मूला होता है। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? जो आप केमिकल वगैरह जो भी यूज कर रहे हो उसकी यहाँ पर क्वांटिटी लिखेंगे ना, क्वांटिटी लिखेंगे। यहाँ पे अपने जो वाटर या जो भी अपने सॉल्वेंट काम में लिया है उसकी मात्रा लिख देंगे, ठीक है। और इनटू में अपने क्या कर देंगे? 10 लाख कर देंगे। तो आपका जो आंसर होता है वो आ जाता है। पीपीएम की कैलकुलेशन अपने इस तरह से कर सकते हैं जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है। तो राइट आंसर कितना है? 10,000 पीपीएम। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। कितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है, इंडिया में पूछा गया ना। मेजर पल्सेस ऑफ खरीफ इन इंडिया। ऑप्शन ए है ग्रीन ग्राम, फटाफट आंसर दे देना, ये कोई समझने वाला आंसर नहीं। बी ऑप्शन है क्लस्टर बीन, और सी ऑप्शन है ब्लैक ग्राम यानी उड़द, और डी ऑप्शन है चिकपी यानी चना। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें और सीजन की बात नहीं करें, भी हमारी मेन पल्सेज क्रॉप कौन सी है, तब तो है चिकपी। इसने यहाँ पूछा है खरीफ की पल्सेज, तो चना तो रबी में लगता है ना, तो चना तो आप छोड़ ही दें, चना तो आप छोड़ ही दें यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दोबारा से दे देता हूँ। मैंने यहाँ ऑप्शन अच्छे नहीं दिए, बहुत ही यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड ग्राम, रेड ग्राम, ठीक है। ये हो गया रेड ग्राम। अब देखो अपने पास 3 ऑप्शन बच गए, ग्रीन ग्राम, बी ऑप्शन रेड ग्राम और सी ऑप्शन ब्लैक ग्राम। भी ये तो रबी का है, ये तीनों खरीफ के हैं। इनमें से अब कौन सी मेन है? तो इनमें से जो मेन है वो कौन सी है? रेड ग्राम, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। बी ऑप्शन है वो अपना राइट है। रेड ग्राम का मतलब अरहर, जिसको अपने पिजन पी भी बोल देते हैं। तो इंडिया में मेजर पल्सेज पूछ ले तब तो चिकपी चना है, लेकिन ये रबी में लगती है। अगर आपसे खरीफ सीजन की मेजर पल्सेज पूछ ले तो आप कौन सी बताओगे? रेड ग्राम यानी अरहर बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। बंच टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट, बंच टाइप वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट, बंच टाइप वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट। तो बंच टाइप वेराइटी कौन सी है? देखो आपने देखा होगा, जो ग्राउंडनट होता है, मूंगफली जो होता है, उसमें 3 तरह की किस्में होती है। एक तो होती है ऐसे गुच्छेदार, एक होती है ऐसे फैलकर बढ़ने वाली होती है, एक इनके बीच की सी होती है। तो ये जो एक गुच्छे में लगती है इसको बंच टाइप बोलते हैं, जो फैलकर बढ़ती है उसको अपने स्प्रेडिंग टाइप बोलते हैं, और इनके बीच की जो होती है वो अर्ध फैलने वाली या सेमी स्प्रेडिंग टाइप की होती है। तो इन्होंने यहाँ कौन सी पूछी है? बंच टाइप पूछी है। बंच टाइप यानी जो गुच्छे में होती है ना, फैलती नहीं है इतनी। तो वो वेराइटी कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन ए आपके पास टाइप 28, ऑप्शन बी है GG20, ऑप्शन सी है GG2 और ऑप्शन डी है M13। इनमें से कौन सी वेराइटी है जो गुच्छेदार किस्म है मूंगफली की, या पंच टाइप वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट है? तो बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, आपका टाइम समाप्त होता है। अब मैं बताता हूं आपको, इसका राइट आंसर है GG2, ये बंच टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वार की CSH1 प्रथम संकर किस्म कब विकसित की गई थी? देखो, सोरगम की जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है CSH1, वो कब डेवलप की गई थी? CSH1 फर्स्ट सोरगम हाइब्रिड डेवलप इन ईयर, कौन से ईयर में डेवलप की गई थी? ऑप्शन ए है 1957, 1957, ऑप्शन बी है 1961, और ऑप्शन सी है 1964, और ऑप्शन डी है 1968, ठीक है। तो अब आप देखो कि कौन सा ईयर है वो यहाँ पर राइट है। फटाफट आंसर दीजिए। जिनको ये क्वेश्चन आता था उन्होंने अपना आंसर दे दिया है फटाफट, क्योंकि इतना टाइम लगने वाला नहीं है। ये एक सटीक आंसर आएगा सीधा, इसमें किसी तरह की कोई अपने को यहाँ कैलकुलेशन या किसी मतलब कोई मेथोडोलॉजी तो निकालनी नहीं है।
तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको। देखो CSH1 जो है वो क्रॉस से डेवलप की गई थी, आंसर बताऊंगा अभी आपको, है ना। इतने में कोई मतलब जो पीछे से आंसर दे रहे हैं सोच सोच के या दूसरों ने कमेंट कर दिया उनको देख के दे रहे हैं वो भी दे देंगे। तो CSH1 जो है ये क्रॉस था CK60 A/IS84 का, इससे डेवलप हुआ CSH1। और डेवलप किया था ये साइंटिस्ट थे नीलमुर्जु गंगा प्रसाद राय, तो इनको डॉक्टर राय के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो डॉक्टर रॉय ने CSH1 है वो डेवलप की थी CK60A/IS84 की क्रॉस से, और ये डेवलप की थी 1964 के अंदर, और ये सोरगम ज्वार की पहली हाइब्रिड वैरायटी थी। तो डॉक्टर जो रॉय है उनको फादर ऑफ हाइब्रिड सोरगम भी बोल दिया जाता है, यानी संकर ज्वार के जनक भी बोल दिया जाता है नीलाम्बुरु गंगा प्रसाद रॉय को, ठीक है। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है द राइस वेराइटी कोल्ड मेरिकल राइस, मतलब धान की ऐसी कौन सी किस्म है जिसको जादुई किस्म बोला जाता है। वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं, है ना, इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब हर लेवल पे पूछ लिया जाता है ये। तो ए ऑप्शन है IR20, बी ऑप्शन है IR8, सी ऑप्शन है जया, और डी ऑप्शन है बाला। फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है, अच्छे अच्छे एग्जाम में भी होता है, और मतलब जो 12th लेवल के एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। तो देखो IR8 इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा बता देता हूँ, IR8 जो है IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस से डेवलप किया। अब तो इसका एक सब सेंटर अपने इसका एक सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश में भी स्थापित किया गया है, लेकिन ये डेवलप की गई थी IR8 है, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस से डेवलप की गई थी, ठीक है। और जो जीवाणु पत्ती झुलसा रोग होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज होता है, उसके लिए क्या है ये रेसिस्टेंट होती है, ठीक है। और ये वर्ल्ड लेवल पर मेरिकल राइस, इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था इसलिए इसको मेरिकल राइस कहा गया। अब देखो एक वैरायटी है जया, ये भारत की प्रथम बोनी किस्म है, इंडिया की फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी है। ये TN1 और IR8 दोनों से ही ज्यादा उपज देती है, जो इंटरनेशनल वैरायटी है उनसे भी ज्यादा यील्ड देती है, और उसे इंडिया का मेरिकल राइस कहा जाता है जया को। मेरिकल राइस ऑफ इंडिया है वो जया को कहा जाता है, और सीधा मेरिकल राइस पूछ ले तो IR8 है जो वर्ल्ड लेवल पे मेरिकल राइस के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन क्या था, मतलब जादुई धान किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है, विश्व का जादुई धान किसे कहते हैं। राइट आंसर क्या था यहाँ पे IR8, है ना। नेक्स्ट अपने 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 11 नंबर क्वेश्चन है अपना, राइस कैन सर्वाइव इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। देखो जो धान है वो जलीय वातावरण में कैसे सर्वाइव कर जाता है, जो धान है वो जलीय वातावरण में कैसे सर्वाइव कर जाता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो देखो क्या कारण हो सकता है, इट इज टॉलरेंट टू वाटर, ये पानी के प्रति सहनशील होता है। बी ऑप्शन है इट कैन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लीव टू द रूट, पत्तियों से ऑक्सीजन लेता है और जड़ों तक वहां तक वो ट्रांसफर हो जाती है, दूसरा कारण ये बताया। तीसरा कारण है इट इज एक्वेटिक प्लांट, ये एक जलीय पौधा है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, या सभी राइट है। देखो पहला क्या था कि ये जल के प्रति सहनशील है, मतलब जल में उगने के प्रति। दूसरा कारण है कि पत्तियों से ऑक्सीजन लिया जाता है और जड़ों को ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाता है। तो अब देखो जनरली क्रॉप में क्या प्रॉब्लम आती है पानी में, अगर जैसे ये क्रॉप है ये पानी खड़ा है तो ये रूट को क्या ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये पौधा क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन यहाँ दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि ये पत्तियों से ऑक्सीजन ले लेता है और वो ऑक्सीजन क्या है रूट में भेज दी जाती है, जो दूसरे पौधों में नहीं देखने को मिलती, है ना। सी ऑप्शन है ये एक जलीय पौधा है, जलीय पौधे तो इस इन्वायरमेंट की स्टेबल होगी, इनमें जो मतलब सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो इसी के अकॉर्डिंग होती है। तो क्या ये कोई सारे कारण है या इन ऊपर वाले तीन में से कोई एक कारण है, फटाफट आंसर दीजिए इसका। देखो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, इनकी पत्तियां ऑक्सीजन लेके और जड़ों तक ट्रांसफर कर देती है, रूट तक ट्रांसफर कर देती है, इस कारण ये पानी में लग जाता है। एक्वेटिक प्लांट नहीं है, कभी नहीं पढ़ा जाता एक्वेटिक प्लांट में राइस। नेक्स्ट अपने बात करें 12 नंबर क्वेश्चन, धान की SRI विधि कौन से देश से विकसित की गई है। SRI जो सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं, सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ पेडी डेवलप फ्रॉम, मतलब पेडी की जो सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन टेक्नोलॉजी है वो कहां से डेवलप की गई थी। बताता हूं क्या होता है, पहला ऑप्शन दे देता हूं जितने में आप आंसर देते रहे। ए ऑप्शन है इंडिया यानी भारत, बी ऑप्शन है फिलीपींस,
सी ऑप्शन है मेडागास्कर और डी ऑप्शन है यूएसए। तो इनमें से ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से सॉरी ऐसा कौन सी कंट्री है जिससे एसआरआई टेक्निक डेवलप की गई? आंसर दीजिए फटाफट। सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन क्या है इसके बारे में बता देता हूं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर अपने स्पेसिंग क्या है ज्यादा रखते हैं, फर्टिलाइजर अपने कम दिए जाते हैं, कम पानी दिया जाता है और प्रोडक्शन इससे बहुत ज्यादा मिलता है। कम पानी में ज्यादा प्रोडक्शन लेने की टेक्निक है। पानी क्या है कम है, प्रोडक्शन क्या है ज्यादा है। इसका न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर है उनकी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती है। ये ऑर्गेनिक बेस होती है यानी कार्बनिक बेस अपने इसमें प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि इसमें अपने वो प्रिंसिपल अपनाते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला इसमें प्रिंसिपल अपनाया जाता है। तो ये एक एसआरआई सिस्टम होता है। बाकी राइस क्रॉप के अंदर आपको थोड़ा सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। थोड़ा और बता देता हूं मैं, आंसर भी निकल के आ जाएगा। देखो ये टेक्निक डेवलप की गई थी मेडागास्कर से। तो राइट आंसर आपको मिल गया। यहाँ पे कौन सा राइट है? सी ऑप्शन राइट है। 1980 में डेवलप की थी हेनरी डी ल्यूलियन ने डेवलप की थी। हेनरी डी ल्यूलियन ने डेवलप की थी। तो फादर ऑफ जो सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन है वो हेनरी डी ल्यूलियन को कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। सॉरी राइट आंसर तो कंट्री पूछा था मेडागास्कर है। कई बार पूछ लिया जाता है फादर ऑफ सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन कौन है, तो हेनरी डी लुलियंस है, ठीक है। और कब डेवलप की गई थी? 1980 में। इंडिया में ये ईस्ट इंडिया पूर्वी भारत में प्रैक्टिस में ली जाने लगी थी, स्टार्ट की थी 2002 से 2003 में, लेकिन इंडिया में ये ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। इसमें देखो क्या चीजें ध्यान रखी जाती है, 8 to 10 डेज जब 2 पत्ती की अवस्था होती है, 2 लीफ स्टेज होती है, तब अपने इसको नर्सरी से खेत में ले जाते हैं। स्पेसिंग है वो दूर रखते हैं, 25 into 25, 25 into 25 स्पेसिंग रखते हैं। वीडिंग जो होती है वो वीडर से करते हैं, केमिकल से नहीं करते हैं। पूरा ऑर्गेनिक अपने यूज करते हैं। लो वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है और इल्ड जो होती है वो हाई होती है। वही सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है। ये अच्छे से आप स्लाइड को देख लें, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हाँ नेक्स्ट अपने, ठीक है, इसका आंसर आपको मिल गया, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 13 नंबर क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, मूंग बीन येलो मोजेक वायरस। जो येलो मोजेक वायरस है मूंग बीन के अंदर, वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? किसके थ्रू एक पौधे से दूसरे पौधे में जाता है? ठीक है, येलो वाइन मोजेक वायरस जो मूंग का है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में किसके थ्रू जाता है? ऑप्शन ए है व्हाइट फ्लाई, ऑप्शन बी है, सॉरी यहाँ पे बी कर लो आप, जेसिड और थ्रिप्स है वो सी कर लो ना। तो व्हाइट फ्लाई के थ्रू, बी ऑप्शन जेसिड के थ्रू, सी ऑप्शन थ्रिप्स के थ्रू और डी ऑप्शन एफिड के थ्रू। तो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? इसका राइट आंसर दे दिया होगा आपने, फटाफट दीजिए राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बेमेसाइड टेबेसाइड यानी व्हाइट फ्लाई, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है 13 का। नेक्स्ट अपने चले 14 नंबर क्वेश्चन, टोटल रूट पैरासाइट ऑफ टोबैको। देखो जो टोबैको तंबाकू है उसका पूर्ण जड़ परजीवी कौन सा है? पहले तो होता क्या है बताऊंगा मैं आपको, पहले ऑप्शन, ताकि इतनी देर में आप आंसर देते रहे। ए ऑप्शन है क्यास्कुटा, ऑप्शन बी है ओरोबेंकी, ऑप्शन सी है स्ट्राइगा और ऑप्शन डी है लोरेंथस। देखो दो तरह के परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं जो पौधों पर उगते हैं। एक होते हैं जो जड़ पर उगते हैं, एक होते हैं वो स्टेम पर उगते हैं। जो स्टेम पे उगते हैं उनको अपने तना परजीवी यानी स्टेम पैरासाइट बोलते हैं, और जो जड़ पे उगते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? रूट पैरासाइट यानी जड़ परजीवी बोलते हैं, ठीक है। अब फिर आगे ये दो तरह के होते हैं, स्टेम वाला भी दो तरह का और रूट वाला भी दो तरह का। एक ऐसे पौधे, यहाँ पौधों की बात हो रही है, जो तने पे एक पौधा दूसरे पौधे पर उगकर उससे भोजन पानी लेता है, तो उसको अपने पैरासाइट या परजीवी बोलते हैं। एक प्लांट अनदर प्लांट पे ग्रो होके और उससे न्यूट्रेंट वाटर लेता है तो उसको अपने पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट दो तरह के, अगर वो स्टेम पे ऐसा करता है तो स्टेम पैरासाइट, और रूट पे करता है तो वो रूट पैरासाइट है। अब फर्दर अपने इनको दो भागों में और क्लासिफाई कर लेते हैं। देखो कोई भी प्लांट है उसमें जैसे दो स्टेज है मेन, एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी वानस्पतिक वृद्धि और प्रजनक वृद्धि। अगर कोई प्लांट दूसरे पौधे पर उगकर, अगर कोई प्लांट है वो किसी अनदर प्लांट पर ग्रो होकर, और ये दोनों ही स्टेज वहीं पर उसके ऊपर ही पूरी करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी वहीं पूरी कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी वहीं पूरी कर रहा है, तो उसको बोल देंगे टोटल स्टेम पैरासाइट बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको? टोटल स्टेम पैरासाइट बोल देंगे। समझ में आ गया? दूसरी कंडीशन यानी पूर्ण जड़ परजीवी बोल देंगे ना। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे? वो उस पौधे पर अनदर प्लांट पे ग्रो होता है,
लेकिन सिर्फ वेजिटेटिव स्टेज पूरी करता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज पूरी नहीं करता। यानी एक ही वानस्पतिक जो अवधि है वो पूरी करता है, जो रिप्रोडक्टिव प्रजनक अवस्था है वो इस पर पूरी नहीं करता, यानी आधा जीवन रहता है। तो इसको अपने सेमी स्टेम पैरासाइट यानी अर्ध तना परजीवी बोल देते हैं। एक हो गया पूर्ण तना परजीवी, एक अर्ध तना परजीवी, है ना। ऐसा ही जड़ पे अगर कोई प्लांट किसी जड़ पर उगता है, कोई प्लांट किसी अनदर प्लांट की रूट पर ग्रो होकर उस पर वो अपनी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज दोनों ही पूरी करता है, यानी वानस्पतिक वृद्धि और जो प्रजनक अवधि है दोनों ही पूरी करता है, तब अपने उसको बोल देते हैं टोटल रूट पैरासाइट यानी पूर्ण जड़ परजीवी। और सिर्फ वेजिटेटिव फेज पूरी करता है, वानस्पतिक अवस्था पूरी करता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी प्रजनक अवस्था पूरी नहीं करता, तब अपने इसको सेमी रूट पैरासाइट यानी अर्ध जड़ परजीवी बोलते हैं। तो इसने पूछा है टोबैको का टोटल रूट पैरासाइट कौन सा है। अब तक जिनको आंसर देना था वो दे चुके होंगे। अब राइट आंसर मैं दे देता हूं, बी ऑप्शन राइट है, औरोबैंकी राइट है। अब देखो यहां पर मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये टोबैको है और ये इसकी रूट पर आपको औरोबैंकी देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको दो तरह के पहले बताए, रूट पैरासाइट यानी जड़ परजीवी और दूसरा स्टेम पैरासाइट। हम रूट पैरासाइट में भी दो बताए, अर्ध जड़ परजीवी सेमी रूट पैरासाइट। सेमी रूट पैरासाइट का एग्जांपल है स्ट्राइगा, जिसको अपने रूखड़ी भी बोल देते हैं। और ये कौन कौन से प्लांट पे ग्रो होती है, ज्वार यानी सोरगम, बाजरा यानी मिलेट, मक्का यानी मेज पर। और दूसरा है टोटल रूट पैरासाइट, है ना, पूर्ण जड़ परजीवी। इसका एग्जाम्पल है औरोबैंकी, ये ग्रो होता है टोबैको तंबाकू पर और सोलेनेसी कुल की फसलों पर, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, चिल्ली, तंबाकू, टोबैको भी तो सोलेनेसी का ही है ना, पोटैटो वगैरह। और उसके अलावा सरसों वर्गीय है ना, जो क्रूसिफेरिया उनमें देखने को मिलता है। तो अपने क्वेश्चन में औरोबैंकी राइट आंसर था, टोबैको का टोटल रूट पैरासाइट आप देख सकते हो। तो ये थे रूट पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट की बात करें तो ये भी दो तरह के सेमी स्टेम पैरासाइट यानी अर्ध तना परजीवी। इसका एग्जांपल है लोरेंथस, ये आपको मैंगो यानी आम और जो प्लांटेशन क्रॉप रोपित फसलें होती है उन पे देखने को मिलता है। दूसरा होता है टोटल स्टेम पैरासाइट यानी पूर्ण तना परजीवी, इसका एग्जांपल है अमरबेल, ये आपको रिजका पे देखने को मिलता है यानी अल्फा अल्फा पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इस स्लाइड पे आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है, और सीधा राइट आंसर देना है फटाफट, बस ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। पहले मैं यहाँ ऑप्शन राइट कर देता हूँ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, अब अपने बात करते हैं। पहले तो 15 नंबर क्वेश्चन जो इंडिपेंडेंट अपने आप में, फैट कंटेंट इन मिलेट, बाजरा में वसा की मात्रा होती है, मिलेट में फैट कितना होता है। पहले तो देखो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ आपको, पहले ऑप्शन बोल देता हूँ फिर क्लियर करता हूँ, इतने में आप आंसर देते रहेंगे। ए ऑप्शन है 3%, 3%, ऑप्शन बी 5% यानी 5%, ऑप्शन सी 7% यानी 7% और ऑप्शन डी है वो 11% यानी 11%। देखो जो सीरियल क्रॉप्स है वो कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके अच्छे सोर्स होते हैं। सीरियल जो अनाज वाली फसलें, फेट उनमें बहुत कम होता है, लेकिन सीरियल में सबसे ज्यादा फेट किस में होता है, वो मिलेट में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरियल क्रॉप में, अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा बाजरा में होती है। हाईएस्ट फेट कंटेंट इन सीरियल क्रॉप्स किसमें होगी, मिलेट के अंदर होगी। ठीक है, तो ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का जिसको राइट आंसर देना था वो दे चुके होंगे, बी ऑप्शन राइट है। कई बार आपसे एक्यूरेट पूछ ली जाए तो 4.7 से 4.8% होती है। अपने इस क्वेश्चन में राउंड फिगर ले ली। ये क्वेश्चन पहले डब्ल्यूओ के अंदर आया हुआ है, उसमें ऑप्शन राउंड फिगर में था 5%, इसलिए मैंने यहां आपको राउंड फिगर में दे दिया। वैसे एक्यूरेट पूछे तो 4.7 से लगभग 4.8% के आसपास होती है। तो 15 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अब आपको यहां मैच करना है, एक तरफ क्रॉप दी हुई है, एक तरफ ऑयल कंटेंट दिया है। तो आप इसमें स्लाइड में फटाफट आप आंसर देख के बता दें। ग्राउंड नट में ऑयल कंटेंट कितना है, सेसम तिल के अंदर कितना है, सोयाबीन में कितना है और मस्टर्ड में कितना है, इन चारों में फटाफट आप बताइए और फिर मैं आपको बताता हूं। एक आधा मिनट है आपके पास सोचने के लिए। और आपको दिख रही है यहाँ पे मेरे हिसाब से ये टेबल 20% ऑप्शन है, 33% ऑप्शन है, 45% ऑप्शन है और 50% ऑप्शन है। तो सबसे पहले ग्राउंड नट का आप देखिए क्या है राइट आंसर, जिसने नहीं दिया वो फटाफट दे दीजिए ग्राउंड नट का राइट आंसर। देखो ग्राउंड नट के अंदर लगभग जो ऑयल कंटेंट होता है वो लगभग 45% के आसपास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन। 17 नंबर सेसम तिल,
एडिबल जो ऑयल क्रॉप्स है, यानी जो खाने योग्य तेल वाली अपने क्रॉप्स है, तिलहनी फसलें हैं, ऑयल सीड क्रॉप है, उनमें सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट से सब में एडिबल ऑयल, खाने योग्य तेल की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन आपको पता ही है, डी ऑप्शन है 50%। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर जो ऑयल होता है वो कितना होता है? सोयाबीन प्रोटीन का रिच सोर्स है, ठीक है, इसको वंडर क्रॉप बोलते हैं, क्यों? क्योंकि तेल भी बहुत है और प्रोटीन भी बहुत है। तो इसमें प्रोटीन होता है लगभग 40 से 45%, तेल आप बता दीजिए कितना होता है। इसका राइट आंसर है ए, यानी 20% होता है। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो तेल यूज करते हैं वो सोयाबीन का करते हैं, एडिबल जो ऑयल यूज करते हैं। जितना पूरे वर्ल्ड में एडिबल ऑयल यूज होता है उसका 50% सोयाबीन से ही आता है। तो वर्ल्ड की सबसे मेजर ऑयल सीड क्रॉप है सोयाबीन, और इंडिया की जो सबसे मेजर ऑयल सीड क्रॉप है वो है ग्राउंडनट, यानी मूंगफली। भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का होता है। अब बचा मस्टर्ड, इसका तो आंसर आप दे ही दोगे, जो बच गया वो मस्टर्ड है, बी ऑप्शन 33% होता है। और देखो, राजस्थान में मस्टर्ड प्रोडक्शन पूरे भारत में सबसे ज्यादा होता है, और राजस्थान का जो मेजर एडिबल क्रॉप्स है वो मेजर एडिबल ऑयल क्रॉप्स है, यानी मुख्य तिलहनी खाद्य तेल की जो फसल है वो सरसों ही है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला अपना क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ कोडो मिल्क, ठीक है। ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, कोडो मिल्क का दिया। तो यहाँ पे कोडो मिलेट का जो कोडो बाजरा है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है यहाँ पे पेस्पोलम स्कोरोबिकुलेटम, ऑप्शन बी पेनिसिटम ग्लिकम, ऑप्शन सी इल्यूसिन क्रोकाना, और ऑप्शन डी पेनिसियम मिलीसियम। तो इन चारों में से कौन सा कोडो मिलेट का वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, बाजरे की एक प्रजाति है। फटाफट आंसर दीजिए जो भी आपका आंसर है। मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर है पेसेपुलम स्कोरोबिकुलेटम, पोसापिलम स्कोरोबिकुलेटम। एनुअल है, एक वर्षीय है। नेपाल और इंडिया में बहुत ग्रो किया जाता है इसको, मतलब बहुत तो नहीं, ठीक ठाक स्केल पे ग्रो किया जाता है, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया जाता। एनुअल है, बाकी वाइल्ड भी खूब देखने को मिलता है, जंगल में खूब देखने को मिलता है। कोडो मिल्ट को अपने और क्या बोल दिया जाता है? डिच मिल्ट भी बोल दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने बात करें 21 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन राइस कंसिस्ट विच बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन। जो गोल्डन राइस है, सुनहरी चावल, पीछे बता दिया था मैंने ना। तो इसके अंदर जो बीटा कैरोटीन, इसका जो येलो कलर होता है ना, वो कैरोटीन यानी विटामिन ए की वजह से होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। तो बीटा कैरोटीन बनने के लिए कौन से जीन है वो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसने ऑप्शन दिए पीएसवाई जीन, सीआरटीएल जीन, और ए और बी यानी पीएससीवाई और सीआरटीएल दोनों ही जीन, या फिर सिर्फ और सिर्फ सीआरटीएल जीन, है ना। तो डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो एक ही जैसे है, जो डी ऑप्शन दे रहा है वो ए ऑप्शन इक्वल ही है, और बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इक्वल है ना, एक जैसे ही है। तो आपके पास 3 ही ऑप्शन बचे, तीनों में से राइट आपको आंसर देना। तो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर, लगा दिया होगा लॉजिक, बहुत है एंड बी वाला ना, ये थोड़ा सा अलग हटके ऑप्शन होता है, तो ये जिसमें क्वेश्चन में दे दिया तो राइट उसका यही होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी मतलब पीसीवाई और सीआरटीएल जो जीन होता है उसकी वजह से गोल्डन जो राइस होता है, यानी सुनहरी जो धान होता है, उसके अंदर बीटा कैरोटीन डेवलप होता है, यानी विटामिन ए संश्लेषित होता है। नेक्स्ट अपने बात करें 22 नंबर क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फटाफट आंसर दे दीजिए। पीटर डी सेकरसेन, पीटर सॉरी पेट्रो डी डिकरसेंजी, बी ऑप्शन जेथरो टूल, सी ऑप्शन वेसली वेसल इविच डोकुचे, और ऑप्शन डी एनी पोर्लो। तो इसका राइट आंसर आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, पीटर डिकरसेंजी, है ना। तो ए ऑप्शन राइट है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं। अगर ये किसी को नहीं आता तो अभी तो ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में से क्वेश्चन उठाया मैंने। नेक्स्ट अपने बात करें about percent of, about fill in the blank, percent of world's rice production and consumption in Asia region। पूरे विश्व में जितना जो राइस का प्रोडक्शन है वो कंजप्शन है वो लगभग कितना है? पूरे विश्व का जो राइस का प्रोडक्शन है और उसका कंजप्शन उपयोग है, पूरे विश्व में जो धान का उत्पादन है और उसका उपभोग है वो एशिया द्वारा कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन सी है 90% और ऑप्शन डी है 25%, है ना। फटाफट आंसर कीजिए।
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला सीरियल है व्हीट, पूरे विश्व की अगर अपने बात करें तो। लेकिन अगर एशिया की बात करें तो राइस है, ठीक है। एशिया में जो सबसे मेन जो सीरियल क्रॉप है वो राइस है। वर्ल्ड पे दूसरे नंबर पे चला जाएगा राइस, फर्स्ट पे कौन सा है? व्हीट है, ठीक है। और अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया की जो मेन सीरियल क्रॉप है वो राइस है, ठीक है। व्हीट दूसरे नंबर पे आता है, समझ गया आप। तो एशिया में राइस का कंजप्शन और प्रोडक्शन कितना होता है, उपभोग और उत्पादन कितना होता है? पूरे वर्ल्ड का 90% होता है। सी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? सी ऑप्शन राइट है 23 का। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक प्रेजेंट इन बोलगार्ड 1 कॉटन इच। देखो जो बीटी कॉटन डेवलप किया गया था, बीटी जो कपास है उसमें 2 जनरेशन आई थी, है ना, बोलगार्ड फर्स्ट और बोलगार्ड सेकंड। तो बोलगार्ड फर्स्ट में कौन सा जीन था? क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एबी, क्राई फर्स्ट सी और क्राई फर्स्ट ए बी है, सॉरी फर्स्ट बी है, ओनली फर्स्ट बी, सी गलत कर दिया। तो ऑप्शन ए है क्राई फर्स्ट एसी, ऑप्शन बी क्राई फर्स्ट ए बी और सी ऑप्शन क्राई फर्स्ट सी और ऑप्शन डी क्राई फर्स्ट बी। राइट आंसर कौन सा? जिसको आता है वो फटाफट आंसर देगा। बीटी कॉटन की बात है ना, जो पहली इसकी जनरेशन आई थी उसमें कौन सा जीन था? मैं बता देता हूँ राइट आंसर, फटाफट बताइए आप अगर कोई आंसर किसी को पता है तो। ए ऑप्शन राइट है, जो राइट है, जो फर्स्ट इसकी जनरेशन आई थी बोलगार्ड फर्स्ट, उसमें अंदर क्राई फर्स्ट एसी था। बाकी बायोटेक्नोलॉजी का वीडियो इस पे अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, उस पे बीटी कॉटन के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, वो देखिए, शानदार वीडियो है और उसमें से अक्सर क्वेश्चन भी सीधा का सीधा पड़ता है। नेक्स्ट अपने बात करें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च इज लोकेटेड एट। कॉटन रिसर्च का जो केंद्रीय अनुसंधान है, केंद्रीय संस्थान है, वो कहाँ पे है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। पहला ऑप्शन है जोधपुर राजस्थान में है, बी ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र में है, सी ऑप्शन लखनऊ उत्तर प्रदेश में और डी ऑप्शन है शिमला हिमाचल प्रदेश में है। बताइए फटाफट राइट, सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन दे दिया करो ए बी सी डी, नाम लिखने की जरूरत नहीं, कुछ लोग नाम लिखते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, नागपुर महाराष्ट्र। जोधपुर राजस्थान में कौन सा है? काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ के अंदर कौन सा है? CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, है ना। और उसके अलावा एक फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है, और भी कुछ इंस्टीट्यूट है। शिमला हिमाचल प्रदेश में बात करें तो अपना सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मशरूम का मतलब इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग सेंटर भी है। लेकिन अपने यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर कॉटन रिसर्च पूछा गया था, वो नागपुर महाराष्ट्र में है। राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने अगला क्वेश्चन है, फार्मर फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय। फार्मर फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फार्मर फर्स्ट, पहले ऑप्शन बता देता हूँ फिर बता देता हूँ क्या। पाउल लिंगन्स ने, बी ऑप्शन नील्स रोलिंग ने, सी ऑप्शन रॉबर्ट चैम्बर ने और डी ऑप्शन वल्लभाई पटेल ने। देखो फार्मर फर्स्ट क्या है, चलो अपना ऑप्शन आ गया यहाँ पे, बताना नहीं था पहले, मेरे को एक्सप्लेन करना था। चलो ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन है, रॉबर्ट चैम्बर ने दिया था। देखो फार्मर फर्स्ट क्या है, देखो फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम जो है FFP जिसको बोलते हैं, इसमें जो रॉबर्ट है उन्होंने कहा कि फार्मर के जो फील्ड है उस कंडीशन के अंदर, फार्मर कंडीशन जिसको बोलते हैं, फार्मर का जो खेत है, तो फार्मर कंडीशन में ही अपने को अनुसंधान करना चाहिए, वहीं पे जो भी अपने को रिसर्च है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ताकि उससे आउटपुट अच्छा है और फार्मर उसका अडप्शन भी है वो भी आसानी से कर ले। तो उसको अपने फार्मर फर्स्ट कॉन्सेप्ट बोला था, बाकी अपने एक्सटेंशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट है। वैसे एग्रोनॉमी का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, वैसे अपने को एग्रोनॉमी क्रॉप्स ही टारगेट करना था। नेक्स्ट अब अपने 4 क्वेश्चन एक साथ है, यहाँ प्रोटीन कंटेंट बताना है आपको। तो ग्राम में प्रोटीन कितना है, काउपी में प्रोटीन कितना है, ब्लैक ग्राम में प्रोटीन कितना है, मोटमिन में कितना है। फटाफट आंसर दीजिए, स्लाइड आपके सामने है। 27 का ये राइट है, 28 का ये राइट है, 29 का ये राइट है और 30 का ये राइट है। फटाफट आप दीजिए, आंसर दीजिए फटाफट। मैं बहुत सारी क्रॉप के बारे में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर अपने इनसे आंसर भी निकल जाएगा। यहाँ ऑयल कंटेंट भी दिया हुआ है और प्रोटीन कंटेंट भी दिया हुआ है। ग्राउंडनट में ऑयल 45 होता है, प्रोटीन 26 होता है।
सेसम तिल के अंदर ऑयल कंटेंट 50% होता है और सोयाबीन में ऑयल कंटेंट 20% होता है और प्रोटीन 42 यानी 40 से 45 होता है। सनफ्लावर सूरजमुखी में ऑयल 45 से 50 होता है। रॉकेट क्रॉप तारामीरा में तेल जो है ऑयल कंटेंट 35% होता है। मस्टर्ड सरसों के अंदर जो ऑयल कंटेंट होता है वो 33% होता है। कुसुम से फ्लावर के अंदर जो ऑयल कंटेंट होता है वो 30 से 35% होता है और केस्टर अरंडी के अंदर जो ऑयल कंटेंट होता है वो 50 से 55% होता है और अरंडी का तेल नॉन एडिबल होता है, खाने योग्य नहीं होता। कॉटन के अंदर ऑयल कंटेंट 16% होता है। तो ग्राम में प्रोटीन की बात करें तो 21% पूछा भी गया था। पिजन पी है यानी अरहर है, इसमें प्रोटीन 20 से 21%। काउपी यानी चवला के अंदर प्रोटीन होता है 23%, 23%, ये भी पूछा गया था। ब्लैक ग्राम उड़द में प्रोटीन होता है 24%। ग्रीन ग्राम मूंग के अंदर प्रोटीन होता है 23%। लेंटिल मसूर में प्रोटीन होता है 25%। राजमा फ्रेंच बीन जिसको आप बोलते हैं किडनी बीन बोलते हैं क्योंकि इसका किडनी शेप होता है इसलिए किडनी बीन बोलते हैं, इसमें 23% प्रोटीन। मोठ के अंदर जो प्रोटीन होता है वो 18 से लेकर 22.5, ये भी पूछा गया है। बरसीम के अंदर प्रोटीन 21% होता है, बरसीम में चारे की बात हो रही है। रिजके के चारे में 15% होता है और जई के चारे में 10 से 15% प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन कंटेंट और ऑयल कंटेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रीड कर लेना, याद कर लेना, लर्न कर लेना। तो आप फटाफट आंसर दे दीजिए, नकल तो आपने मार ही ली है या पीछे किसी ने आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। चना का 21% है, ए ऑप्शन राइट है। काउपी का बी ऑप्शन ही राइट है। ब्लैक ग्राम उड़द का सी ऑप्शन राइट है। मोथ बीन का डी ऑप्शन, मैच करने में भी ज्यादा अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन जब कई बार ऐसे सीधा सीधा आ जाता है स्टूडेंट्स होता है, ये सामने वाला तो नहीं होगा। आपको आंसर याद है तो कोई सा भी हो सकता है ना। तो ये अपना आज का जो क्विज है वो कंप्लीट होता है। अब आपका 30 में से राइट स्कोर क्या रहा, कैलकुलेट करो और कमेंट करो कितना है, पता लगे आपका जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल का चल रहा है। आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा क्विज है उसका एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा, तो आप उसका भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखो, इतनी मेहनत करने के बाद लेक्चर तैयार होता है, उसके बाद अपनी क्विज चलती है। जब आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं तो उनसे मोटिवेशन मिलता है। कोई सा भी क्रिएटर है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सोच लूंगा मुझे तो मेरे हिसाब से मेरा काम करना है, लेकिन जब आप क्रिएटर के हिसाब से देखोगे तो उसको जो मोटिवेशन मिलता है वो आपके कोऑपरेशन से मिलता है। तो हमेशा कोई भी आप जो चीज़ इंटरेस्टेड है आपके लिए उसमें जब पार्टिसिपेट करते हो तो आपका एक दायित्व ये भी बनता है कि आपको उसका फीडबैक देना चाहिए। अच्छा बुरा जैसा भी फीडबैक है वो देना चाहिए, सेंसेबल तरीके से देना चाहिए। तो आज का अपना जो क्विज है कंप्लीट होता है। थैंक यू। एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब।